हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम कुछ और नए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा इसके आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिना देरी किए आइए इस प्रश्न को बहुत ही सरलता से हल किया जाए। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले हम भवन को ही बनाएंगे। ये कोई भवन है, जिसको हम ए भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। फिर इसके सामने कोई टावर है जिसे हम PQ नाम दे देते हैं। तो भवन को टावर से मिलाने वाली रेखा BQ की लंबाई हम मानते हैं भी x है। और फिर से भवन के शिखर से टावर को मिलाने वाली रेखा की लंबाई भी x ही होगी, क्योंकि ABQ और ये बिंदु C, ये एक आयत का निर्माण हो रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए BQ की वैल्यू AC के बराबर होगी, तो ये भी x हो जाएगा। अब प्रश्न है कि शिखर से, भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी भवन के शिखर से इस टावर PQ के आधार का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। 45 अंश है, ठीक है। एकांतर कोण से ये एंगल भी 45 का हो जाएगा, क्योंकि BQ और AC एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर रेखा में ये AQ एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, इसलिए ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए एंगल AQB 45 अंश होगा। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई को चलिए हम h मान लेते हैं। तो माना टावर की ऊंचाई h है और ये देखिए AB की वैल्यू 10 मीटर है, तो CQ की वैल्यू भी 10 मीटर ही होगी। और इस तरह से PC की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा? ये PQ की वैल्यू h है और CQ की वैल्यू 10 है, तो PC की वैल्यू कितनी होगी? पूरे h में से 10 को घटा दिया जाए, यानी h माइनस 10 होगी, तो AC की वैल्यू h माइनस 10 होगी। तो माना PQ एक केबल टावर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज PCA में हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे? tan थीटा का, यानी tan 60। यहाँ पे उन्नयन कोण कितने का है? 60 अंश का है, तो इसलिए tan 60 इज इक्वल टू होगा लंब h माइनस 10 और आधार x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। h माइनस 10 और अपान x का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3x होगा h माइनस 10। तो चलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और फिर से इसी प्रकार त्रिभुज ABQ में इसमें भी हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लंब और आधार हमें गिवन है।
तो इसलिए tan थीटा का उपयोग किया जाएगा। तो tan, यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा था 45 अंश, वो इस बिंदु के लिए उन्नयन कोण होगा। तो इसलिए हम ये tan 45 का यूज करेंगे। तो tan 45 इज इक्वल टू, इस बार इसका जो लंब है यानी जिसकी हाइट है वो AB है और वो कितनी है 10 मीटर है। तो 10 और अपान आधार कितना है x है, तो x tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो x का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए। तो x 1 जा x और इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 मीटर मिल गई। इसका मतलब ये है कि B से Q की जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो x की इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और इस तरह से हमें h की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं √3 और x की वैल्यू कितनी है 10, तो इंटू 10 इज इक्वल टू h माइनस 10 इज इक्वल टू h माइनस 10। तो ये हो जाएगा 10√3 और ये 10 इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा और इज इक्वल टू h और 10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू h। अब सबको पता है √3 की वैल्यू 1.7321 होती है। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि √3 इज इक्वल टू 1.732। तो चलिए रखते हैं h इज इक्वल टू होगा 10 इंटू 1.732 और +1, इसको ऐड कर देंगे तो 2.732 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.32। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये पॉइंट एक डिजिट बाद में चला जाएगा, इसलिए इसका जो ऊंचाई होगी वो 27.32 मीटर होगी। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि केबल टावर PQ की ऊंचाई h इज इक्वल टू 27.32 मीटर। इस प्रश्न को यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। जिन बच्चों को √3 की वैल्यू नहीं पता होगी वो यहीं पे अपना आंसर लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 10√3 + 1 मीटर। तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हल हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि जिस डंडे में झंडे को बांधा गया है यानी ध्वज को बांधा गया है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम कल्पना के माध्यम से इस चित्र को बनाते हैं। ऊंचाई और दूरी कल्पनाओं का ही खेल है। अगर आपने प्रश्न में आने वाले चित्रों की कल्पना अपने मन में कर लिया तो निश्चित ही आप इस प्रश्न को बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम एक भवन का निर्माण करते हैं। यह है भवन AB और इस भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। तो इसे हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं। तो ये एक ध्वज है और भूमि के किसी बिंदु P से ये बिंदु P से और इस भवन के आधार को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो PA है। इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं। तो देखते हैं कि इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है। तो प्रश्न में ये कोण 30 अंश दिया है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। और ये भवन कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई को 10 मान लेते हैं।
और ये जो झंडा लगा हुआ है इस बिंदु P से इस झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। तो ये 45 अंश 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई, यानी ये जो डंडा जिसमें ये झंडा लगा हुआ है उसी की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ये h मान लिया हमने। तो निश्चित ही आप सब कल्पना किए होंगे कि ये चित्र ऐसे ही बनना चाहिए। आइए अब हम इसे बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करके भवन पे लगे झंडे के दंड की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज PAB में tan थीटा का उपयोग किया जाएगा। tan 30 इज इक्वल टू होगा लंब अपान आधार, यानी लंब कितना है 10 और आधार कितना है x। 33 का मान 1/√3 और ये 10 अपान x का एक में मल्टीप्लाई करेंगे x और इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10√3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। और इसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज में इसे हमने कोई बिंदु दे देते हैं, इसका नाम इसे हम C रख लेते हैं, या चलिए P रख लेते हैं। P तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, Q रख लेते हैं। तो त्रिभुज PAQ में क्या है, जो उन्नयन कोण बिंदु P से झंडे के शिखर पे बन रहा है वो 45 अंश है। तो इस बार tan 45 और फिर ये लंब AQ अपान बेस यानी आधार PA। तो लंब की लंबाई कितनी होगी 10 प्लस h, तो ये जाएगा 10 प्लस h और बटा में x। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 10 प्लस h और अपान में x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 10 प्लस h यानी 10 प्लस h। चलिए x की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी मिली है 10√3, यहाँ पे रख दीजिए 10√3। समीकरण 1 से x का मान रखने पे तो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस h। तो इस 10 को इधर लेके आइए, माइनस का होगा, 10 को कॉमन लिया जाएगा, ये √3 माइनस 1। और अभी हमने बताया है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है और फिर ये -1 इज इक्वल टू h। अब 1.732 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा 0.732 इज इक्वल टू h। और जब h का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7.32 इज इक्वल टू h। इसका मतलब ये है कि इस भवन के शिखर पे लगे जो झंडा है उसके दंड की लंबाई h इज इक्वल टू 7.32 मीटर होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप भी इसी तरह परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे एक एक करके इसका एक एक स्टेप करके फिगर बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये इतनी चौड़ी कोई सड़क है। सड़क का एक सिरा A है और दूसरा सिरा B है। ये कोई सड़क है जो इतनी चौड़ी है। तो सड़क के एक किनारे पर कोई मकान है।
चलिए मानते हैं ये कोई मकान है, ये कोई मकान है, इसका नाम हम सी देते हैं, यानी ऐसी कोई मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे दिया है मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई को हम 10 मानते हैं। फिर सड़क के दूसरी ओर कोई मीनार है, तो चलिए मीनार, निश्चित रूप से जो मीनार होगी वो भवन से ऊंची ही होगी, तो चलिए ऊंचाई बनाया जाएगा। क्यों ऊंचा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मकान की छत और आधार के अनुमान कोण कहाँ से, तो मीनार के बिंदु से, यानी मीनार के शिखर से, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे हमें अनुमान कोण ही प्राप्त होगा। तो ये पीबी कोई मीनार है। चलिए इस भवन के शिखर से मीनार को मिला देते हैं और इसे हम कुछ नाम दे देते हैं डी। तो अब इस मीनार के शिखर से देखने पर इस भवन के शिखर सी पे और इसी मीनार के शिखर से इस भवन के आधार पे देखने पर जो अनुमान कोण बन रहे हैं, पहले 45 अंश और फिर 60 अंश बन रहा है। तो इस फिगर को हम ध्यान से बनाएंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के और फिर फिगर बनाया जाएगा, ताकि कोण हम गलत ना बना दें। अगर हम कोण यहाँ पे 45 बना देंगे, यहाँ पे 60 बना देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। और प्रश्न को अच्छे से पढ़ा जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि 45 अंश कहाँ बन रहा है और 60 अंश कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो छत पे जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का है, और जो आधार पे कोण बन रहा है वो 60 अंश का है। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली सोच के देखें तो जब कोई व्यक्ति इस शिखर पे खड़ा होकर इसके छत पे देखेगा तो वो अपनी आंखों को थोड़ा सा कम झुकाएगा यहाँ पे देखने के लिए, और जब उसे यहाँ देखना होगा तो उसे अपनी आंखों को ज्यादा झुकाना होगा। तो इस क्षैतिज रेखा से, ये क्षैतिज रेखा होगी किसी व्यक्ति की जो यहाँ पे खड़ा होगा, तो आपको पहले ही पता है कि जब उसे ज्यादा नजर झुकानी होगी तो कोण बड़ा बनेगा, और फिर उसे जब कम नजर झुकानी होगी, यानी इसके छत पे देखना है, तो उसे अपनी नजरों को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, कम झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो इसलिए ये 45 अंश का और ये वाला जो पूरा है वो 60 अंश का होगा, यानी ये एंगल 45 का होगा और ये पूरा एंगल 60 का होगा, 60 डिग्री का। तो चलिए अब ये भवन एसी 10 मीटर ऊंचा है, तो इसको हमने एक क्षैतिज दो रेखाओं को मिला दिया है, तो बीडी की ऊंचाई भी 10 मीटर ही होगी, 10 मीटर। और हम ये मानते हैं कि ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है, h मीटर ऊंचा है। तो मान लेंगे कि मीनार पीबी की ऊंचाई h है, तो ये कितना होगा पीडी, यानी पीडी की ऊंचाई कितनी होगी, पूरे h में से 10 को माइनस कर दिया जाए तो पीडी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितना होगा h माइनस 10, क्योंकि ये h है और ये 10 है, तो h में से 10 को घटाएंगे तो हमें पीडी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिगर स्पष्ट रूप से बन चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं ये एंगल, ये जो एंगल है 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 45 का होगा एकांतर कोण से, और ये पूरा एंगल 60 का है, तो ये वाला एंगल भी 60 का ही होगा। दोनों एकांतर कोण है, इसलिए एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को लेकर हल कर देंगे। तो पहले हम त्रिभुज पी ए बी का उपयोग करेंगे। त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी में, हाँ, इसे हम ए से बी की जो डिस्टेंस है उसे हम x मानते हैं, यानी जो सड़क की जो चौड़ाई है उसे हम x मानते हैं। तो पी ए बी में क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है लंब और आधार। तो लंब कितना है, पूरा h है, देखिए यहाँ से पूरा h है,
और आधार कितना है, x है। तो चलिए यहाँ पे x लिख देते हैं। tan 60 का मान √3 और ये h अपान x, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h इज इक्वल टू होगा √3x। इसी प्रकार अब छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PDC में, त्रिभुज PDC में क्या होगा, tan 45, क्योंकि इस बिंदु से जो ये उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 अंश है। तो tan 45 का मान होगा लंब यानी h-10, ये h-10 और फिर आधार, आधार कितना होगा, CD होगा और CD की लंबाई कितनी होगी, AB के बराबर होगी। तो CD और AB दोनों बराबर है, इसलिए CD की जगह पे हम लोग x को यूज कर लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे होगा 1 इज इक्वल टू h-10 और अपान x। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, तो x इज इक्वल टू होगा h-10। x की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी h की वैल्यू को ही रख देते हैं, लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो h इज इक्वल टू होगा √3 और ये x यानी h-10, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो h इज इक्वल टू होगा √3x, तो h इज इक्वल टू √3 और इस x की वैल्यू कितना रखा गया है, h-10 रखा गया है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3h और माइनस 10√3 और ये है h। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, ये इधर आएगा तो 10√3 होगा प्लस का और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी √3h और माइनस h, दोनों में से h को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे होगा √3 - 1 और ये 10√3। अब h की वैल्यू लिखनी होगी तो क्या होगा, ये इस टोटल का डिवाइड हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू होगा 10√3 अपॉन √3 - 1। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, 10√3 अपॉन √3 - 1 और इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10√3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 10 × 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई √3 में करने पे केवल 3 मिलेगा और 10√3 का 1 में करेंगे तो 10√3 हो जाएगा अपॉन ये कितना है, √3 - 1, ये √3 + 1 है तो a - b और a + b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आएगा, यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये तो 30 हो जाएगा और प्लस 10 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.732 और अपॉन ये a² यानी √3 का स्क्वायर केवल 3 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये होगा 30 और प्लस ये हो जाएगा 17.32 और अपॉन 2। अब क्या होगा, 30 में 17 जोड़िए कितना हो जाएगा, 47.32 और अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 1 बचेगा तो 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12 इतना मीटर। तो इस तरह से इस मीनार PB की जो ऊंचाई है वो 23.66 मीटर होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उस पर स्थित व्यक्ति उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर
तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हवाई जहाज मान लेंगे। यहाँ पे ये कोई हवाई जहाज है जो इस बिंदु पे है और जमीन से कितनी मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है? 1000 मीटर। 1000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो ये मानते हैं कि ये उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा में कोई यहाँ पे पनडुब्बी है। पनडुब्बी को पी से मानते हैं। पनडुब्बी को जब ये दिखता है तो कितने अंश के कोण पे दिखता है? 30 अंश के कोण पे। हालांकि ये कोण यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि इस बिंदु पे स्थित किसी व्यक्ति की जो दृष्टि रेखा होगी वो इधर होगी, सॉरी क्षैतिज तल रेखा होगी वो इधर होगी, क्षैतिज तल रेखा। तो ये एंगल ऐसे बनना चाहिए 30 डिग्री। लेकिन वही हम आपको पहले से बताए हैं कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, तो इसलिए ये एंगल भी 30 का ही होगा। और इसी तरह दक्षिण की ओर स्थित किसी युद्धपोत को देखता है तो वहां पे जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का बन रहा है। यानी फिर जब ये व्यक्ति इधर देखेगा तो ये क्षैतिज तल रेखा होगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो इधर होगी। और फिर यहाँ पे कोई युद्धपोत है जिसे हम क्यू मान लेते हैं। तो जब ये युद्धपोत को देखता है तो जो एंगल क्रिएट होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो फिर से ये 45 अंश है तो ये भी 45 होगा, तो ये एंगल 45 अंश है। जहाज को हम चलिए इसे लिख देते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, यानी पी पनडुब्बी है और क्यू क्या है? युद्धपोत है। तो पी से बी की डिस्टेंस को हम x मान लें और बी से क्यू की डिस्टेंस को हम y मान लें। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस पनडुब्बी P और युद्धपोत Q के बीच की दूरी निकालनी है। इसका मतलब हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालें, फिर y की वैल्यू निकालें और फिर दोनों को एक साथ ऐड कर दें, तो हमें P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगी। तो चलिए एक एक करके फिर दो यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग आसानी से इसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी में कोण कितने का है? 30 अंश का है। तो tan 30 इज इक्वल टू होगा लंब और फिर आधार। तो लंब 1000 और फिर आधार x, 1000 अपन x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये 1000 बटा x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x हो जाएगा, इसका √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000√3 होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी क्यू में, यहाँ पे कितना बन रहा है कोण? 45 अंश का। तो होगा tan 45 इज इक्वल टू लंब कितना है? 1000 है और इसके लिए आधार कितना है? BQ यानी y है। तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो लंब 1000 और बटा आधार y। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 और ये 1000 y, 1000 बटा y। तो y का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, y इज इक्वल टू 1000। और इस तरह से हम लोगों ने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमें p से q के बीच की दूरी चाहिए। तो चलिए लिखते हैं PQ की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस y, यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 1000√3 और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 1000। ये PQ इज इक्वल टू 1000, दोनों में से 1000 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, इतना मीटर।
यानी इस तरह से हम लोगों ने ये पनडुब्बी P और युद्धपोत Q, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने पता कर लिया, जो हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। तो 1000√3 + 1 मीटर। तो बेहद ही सरल प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके मेथड को समझ गए होंगे और आने वाले प्रश्नों को काफी सरलता से आप लोग हल कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसी में से कोई प्रश्न आ जाए आपके पेपर में, तो इस वीडियो को मिस न करें, पूरे विस्तार से देखिए, स्किप न करिए, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्नों को हल करना सीख जाइए। यही मेरा उद्देश्य है कि आप सबके पढ़ाई को और सरल बनाएं और भविष्य में आप सबके लिए नए नए वीडियोस भी लाता रहूं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा प्रोत्साहन होता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।